विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के लिए गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी फाइल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। समझा जा रहा है कि सरकार बोर्ड पर बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, पर इसकी तुलना देवस्थानम बोर्ड से नहीं की जानी चाहिए। सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कमेटी की जिम्मेदारी सभी पक्षों को सुनने की थी। कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक कमेटी बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उस पर हम कार्रवाई करेंगे। राजधानी देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास पर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, साथ में कई एक्सपर्ट, आर्थिक सलाहकार, पर्यावरणविद भी शामिल हुए। हिमालय को लेकर के कभी भी कोई आदर्श राज्य की कल्पना का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, न नीति आयोग के पास था, न राज्यों के पास था। तो शायद आज आवश्यक ये हो जाता है कि आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण ये भी है कि जहाँ एक तरफ नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वहाँ देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं और देश के प्रमुख जितने भी संस्थान हैं जो विकास के रास्ते तय करते हैं, उनके सबका आज प्रतिनिधित्व है। तो सामूहिक रूप से एक ये ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो तमाम तरह के हिमालय राज्यों के लिए भी बराबर काम होगा और इसका 100 केस उत्तराखंड बनेगा। मैं समझता हूं कि ये पहल ख़ास तौर से तब जबकि तमाम तरह की आपदाओं के बाद हमारी आर्थिकी को चोट पहुंचती है, तो इकोलॉजी और इकोनॉमी का एक कैसा मॉडल होना चाहिए, आज उसकी नींव रखी जा रही है। बोधिसत्व ये विचार श्रृंखला आयोजित की है और ये इस श्रृंखला का आज तीसरा कार्यक्रम है। तीसरे कार्यक्रम में आज बहुत सारे श्रोतागण, जिसमें हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी हैं और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार राघवन जी हैं, साथ में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, कुलपति हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे पद्म विभूषण पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं। सभी लोगों के विचार इसमें आ रहे हैं और एक विचार श्रृंखला की हमारा राज्य 2025 में जब 25 वर्ष का होगा, कैसे ये देश का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए सबके विचार लिए जा रहे हैं और उसी विचार श्रृंखला को हम आगे तक भी चलाएंगे। तीर्थ पुरोहित और हक्कुधारी महापंचायत का आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज तीर्थ पुरोहित जन आक्रोश रैली निकालकर काला दिवस मनाया गया। इसके लिए पहले ही महापंचायत ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी समर्थन देने पंडा पुरोहितों के बीच सचिवालय कूच में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर तक पुरजोर विरोध किया है। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो काला कानून आपने बनाया है, ये किससे पूछ के बनाया है? अगर 2022 में हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का काम करेगी। आज के दिन ही 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा यह देवस्थानम एक्ट लागू किया गया था, जिसमें सनातनी धर्म के परंपरा को बिल्कुल खिलाफ है। क्या कोई भी धर्म का निर्णय लिया जाए तो क्या हमारे से पूछना अनुचित नहीं था? क्या उन्होंने हमारे से राय ली? धर्म के बारे में वो कितना जानते हैं? क्या धर्म के बारे में वो क्या जानते हैं? क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है कि धर्म पे जब जब कुठाराघात हुई है तब प्रत्येक जनमानस को इसका
नुकसान हुआ है। विगत 2 वर्षों से आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी विपदाएं आ रही है, कितनी आपदाएं आ रही है। 2013 जब धर्म के ऊपर कुठाराघात हुआ तो आप सब लोगों ने देखा, काठमांडू में सब आप लोगों ने देखा जब धर्म के ऊपर कुठाराघात हुई। बड़े बड़े महाराजा धीराज हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जब भी वो धर्म के विपरीत चले हैं तब तब उनके वंश खत्म हुए हैं। मैं अंतिम चेतावनी आज सावधान के रूप में कहूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आप आज भी अभी भी हमारे धामों पे, हमारे देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होंगे तो मैं फिर भी कहूँगा कि वो आपको माफ़ करेंगे, अन्यथा वंश खत्म होते हुए देर नहीं लगती है। सरकार ने बहुमत के आधार पर सदन के अंदर देवस्थानम बोर्ड विधेयक को पारित करने का काम किया। कांग्रेस ने सदन में भी विरोध किया, सदन के बाहर भी इसका पुरजोर विरोध करने का काम किया। और हम आज भी सरकार से कह रहे हैं कि ये जो काला कानून आपने बनाया है, सरकार तत्काल प्रभाव से इस काले कानून को वापस ले, और अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ, हक हकूकधारियों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ खड़ी है। 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से इस काले कानून को जो है हम समाप्त करने का काम करेंगे। चार धाम के हक हकूकधारी लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि विधानसभा से बना हुआ कानून है, इस तरह से इसे फौरन निरस्त नहीं किया जा सकता। विपक्ष को लेकर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि विपक्ष भी इसकी कमियां बताना चाहिए। व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है और निश्चित रूप से देवस्थानम बोर्ड के विषय पर पूरा संगठन, पूरी सरकार हर प्रकार से विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री आश्वस्त किया है। एक कमेटी उसमें ध्यानी जी की बनी है, सब बहुत से लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। वो सुझाव आए, सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सदन में बना हुआ कानून है, इसलिए सत्र विधानसभा का आने वाला है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो विपक्ष है उसको भी सदन के अंदर उन विषयों को लाना पड़ेगा और उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, उसकी कमियां बतानी पड़ेंगी। जब बिना कमी बताए किसी कानून को एकदम रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उचित भी नहीं है। लेकिन ठीक है, एक सुझाव के आधार में चीज़ें आई हैं, उस आधार पर जो भी चीज़ें अनुकूलता में आएंगी, होना सदन के अंदर है, चर्चा के साथ होना है। वसीम रिजवी के द्वारा दिया गया बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर रुड़की के मंगलौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बस अड्डे पर वसीम रिजवी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों का कहना है कि वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे रसूल के शान में गुस्ताखी की है। वसीम रिजवी ने जो हमारे मोहम्मद साहब के बारे में जो अपशब्द बातें कही थी, उसके खिलाफ ये एजिटेशन है सर समाज के लोगों के द्वारा। और भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अपने अपने मजहब को मानने की पूरी तरह आज़ादी दी गई है, तो उसी के अंतर्गत जो ये सब एजिटेशन है कि उनके खिलाफ यहाँ FIR लॉज हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो। खबीस इंसान जिसका नाम वसीम रिजवी है, जो हरिद्वार में एक दूसरी सरहद से आकर यहाँ पर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करी और गुस्ताखी कर फसाद कर यहाँ से चला गया। अब हमारी प्रशासन से मांग सिर्फ इतनी छोटी सी है और ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं है, सिर्फ एक मांग है कि यहाँ से प्रशासन जाए, जिसमें हमने उन्हें तहरीर भी दे दी, देहरादून से अलग दे दी, हरिद्वार ज़िले से 3 तहरीर जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि प्रशासन यहाँ से जाए, उस खबीस को अरेस्ट कर लाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।